चंद्रपुर डिपो की रात हमेशा की तरह भारी लग रही थी। ऊपर काले बादल गरज रहे थे और हवा लोहे की शीटों से टकराकर तेज सरसराहट पैदा कर रही थी। डिपो में खड़े 2-3 ट्रकों की हेडलाइटें अंधेरे को कमजोर करती चमक रही थी और बीच में आरिफ और मनोज बड़ी मेहनत से माल की पेटियां एक एक करके ट्रक में चढ़ा रहे थे ताकि रात के अंदर ही सफर शुरू किया जा सके। मनोज भाई, माल बहुत भारी है और रास्ता सीधा नहीं है, इसलिए हर पेटी को ऐसे जमाओ कि एक भी हिले तो गाड़ी पलटने का डर ना रहे, वरना नुकसान हम दोनों के सिर पर आएगा। और मालिक का गुस्सा तो तू जानता ही है कैसा होता है। हाँ आरिफ, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात दिल में बार बार चुभ रही है। क्या वाकई हमें महादेव घाट जंगल के रास्ते से ही जाना जरूरी है? सुना है पिछले 2 महीनों में 10 ट्रक गायब हुए और 3 ड्राइवरों की लाशें मिली हैं और पुलिस भी बार बार दबिश दे रही है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। ये सब सुनकर दिल कांप रहा है। डर तो मुझे भी लगता है भाई, लेकिन बात यह है कि अगर हम घूम कर जाएंगे तो 2 दिन ज्यादा लगेंगे, पेट्रोल का खर्च दोगुना हो जाएगा और सुरंगपुर पहुंचने में देर हुई तो नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए चाहे मन माने या ना माने, वही रास्ता लेना पड़ेगा, वरना कमाई आधी रह जाएगी। ठीक है आरिफ भाई, तुम्हारे अनुभव पर भरोसा है। बस खुदा करे कि इस रात का सफर हमें किसी मुसीबत में न डाल दे, क्योंकि अंधेरे और खामोशी में इंसान की हिम्मत आधी रह जाती है। खाना खाकर दोनों ट्रक में चढ़ जाते हैं और इंजन की भारी आवाज बारिश की पहली बूंदों के साथ मिलकर एक अजीब खौफनाक संगीत पैदा करती है। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है, जो हर बार कुछ पल के लिए सारा जंगल और सड़क को सफेद उजाले में डुबो देती है। आरिफ भाई, बारिश इतनी तेज हो गई है कि विंडस्क्रीन पर कुछ भी दिख नहीं रहा। अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो ना सामने गड्ढा नजर आएगा और ना कोई मोड़। सड़क फिसलन भरी है और जरा सी गलती होती है तो सब खत्म। हाँ, ये तू सही कह रहा है। चल गाड़ी साइड में रोकता हूँ, थोड़ी देर बारिश कम हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, वरना खतरा बढ़ जाएगा। हाँ चलो, नींद भी आ रही है, चाय मिल गई तो दिमाग भी तरोताजा हो जाएगा। जैसे ही ट्रक सड़क के किनारे रुकता है, अंधेरे के बीच दूर एक छोटी टिमटिमाती रोशनी दिखती है, जैसे किसी वीरान जगह में कोई अकेली चाय की दुकान जल रही हो। और वो रोशनी इतनी अजीब लग रही थी जैसे आसपास की काली हवा उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। मनोज, उधर देख, वो रोशनी, लगता है कोई दुकान है। चल थोड़ी देर चलकर देखते हैं, शायद चाय मिल जाए और रास्ते का हाल भी पता चल जाए। हाँ चलो, नींद भी आ रही है, चाय मिल गई तो दिमाग भी तरोताजा हो जाएगा। ट्रक से उतरकर कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखते हैं। तेज हवा उनके कपड़ों को झकझोरती है और जैसे जैसे वे रोशनी के करीब जाते हैं, एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी दुकान नजर आती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने चुपचाप बैठा है, जैसे वो बहुत देर से किसी को देख रहा हो। चाचा, चाय मिलेगी क्या? थोड़ी देर रास्ता खराब था, इसलिए सोचा यहाँ रुककर थोड़ा गर्म हो ले। बूढ़ा आदमी दोनों को सिर से पैर तक कुछ पल तक घूरता रहता है, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे कमजोर आवाज में बोलता है, हाँ बेटा, चाय मिलेगी? बैठो, मैं अभी बनाता हूं। लेकिन बताना, क्या तुम लोग इस तूफानी रात में कहां जाने का इरादा रखे हो? हम सुरंगपुर जा रहे हैं और उसके लिए महादेव घाट जंगल से होकर जाना पड़ेगा। क्या आप भी वहीं रहते हैं चाचा? उस रास्ते के बारे में कुछ जानते हैं क्या? बेटा, उस रास्ते से रात में मत जाना। बहुत बरसों से वहां ऐसा कुछ है जिसे समझना मुश्किल है। वहां से गुजरने वाली गाड़ियां लापता हो जाती हैं और लोग वापस नहीं लौटते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कारण जानना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन चाचा, अगर आप जानते हो तो बताओ ना, क्या खतरा है वहां? हम जानना चाहते हैं ताकि सावधान रहें। डराकर चुप रहने से तो नुकसान ही होगा। बूढ़ा आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, चाय पिएंगे क्या? और जब दोनों पीछे पलटकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। एक लगभग 22 से 23 साल का लड़का खड़ा है, जिसके हाथ में चाय का झूठा गिलास है। क्या हुआ भाई, ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? दुकान मेरी है। बारिश शुरू हुई थी तो मैं अंदर सो गया था। आप लोग आ गए तो आवाज से नींद खुल गई। क्या चाहिए, चाय बिस्किट? आरिफ और मनोज जब दोबारा पीछे मुड़कर बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं तो दुकान की कुर्सी खाली है। चाचा पूरी तरह गायब, जैसे कभी बैठे ही नहीं थे। आरिफ भाई, वो चाचा।
कहाँ गए? अभी यहीं बैठे थे। मनोज, अब निकलते हैं। जो भी था अच्छा नहीं लग रहा। दोनों जल्दबाजी में ट्रक तक पहुंचते हैं और तेज बारिश में गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सड़क पूरी तरह सूनी है, कोई वाहन नहीं, सिर्फ हवा का शोर और बारिश की मार। जैसे ही वे जंगल के इलाके में प्रवेश करते हैं, पेड़ों की काली परछाइयां हेडलाइट पर अजीब तरह से नाचती नजर आती हैं। आरिफ भाई, ये जंगल शुरू हो गया है। अब चाहे कोई मिले या कुछ भी दिखे, गाड़ी मत रोकना, न रोकना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज सिर्फ गाड़ी भगानी है बस। अचानक ट्रक के सामने सड़क के बिल्कुल बीच में वही बुजुर्ग खड़ा नजर आता है। हाँ, वही चाचा सुब्रमण्यम जो अभी दुकान पर बैठे थे। मत जाओ बेटा, रुकना नहीं, बस निकल जाओ यहां से। पीछे मत देखना वरना बचोगे नहीं। आरिफ भाई, ये इंसान नहीं, ये इंसान नहीं, गाड़ी मत रोकना। हाँ, अब रुकना मतलब मरना। पकड़ मजबूती से। आरिफ ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है और चाचा जैसे हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ दूरी पार करने के बाद हेडलाइट की रोशनी में दो परछाइयां दिखती हैं। एक आदमी सड़क पर गिरा है, दूसरा हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा है और दोनों बेहद घायल लगते हैं। नहीं भाई, मत रोकना, ये सब नाटक है। ये वही जगह है जहां लोग फंसते हैं। पर किसी को ऐसे छोड़ देना भी ठीक नहीं। अगर सच में घायल हुए तो। मनोज मना करता रहता है, लेकिन आरिफ गाड़ी रोक देता है और दोनों उतरकर उन दो आदमियों के पास जाते हैं। भाई, दर्द, बहुत दर्द, थोड़ा पानी, थोड़ा सहारा। तभी दूसरा आदमी हवा में चाकू लहराते हुए खड़ा हो जाता है और एक डरावनी हंसी छोड़ता है, और तीसरा आदमी पेड़ के पीछे से निकल आता है। आखिरकार जाग ही गए तुम लोग, वरना सोच रहा था कि नाटक थोड़ा और करना पड़ेगा। अब जो करना है जल्दी करना है। ये लोग अच्छे दिल के हैं, इसलिए रुके, लेकिन दुनिया ऐसे भोले लोगों को जीने नहीं देती। चलो अब माल उतारो और दोनों को खत्म करते हैं। तुम लोग कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? वही जो पिछले 10 ट्रकों से लेते आए हैं, सारा माल और फिर ड्राइवरों की जान, ताकि कोई गवाह ना बचे। लुटेरे आरिफ और मनोज को पकड़कर बांध देते हैं और उनके ट्रक की पेटियां उतारना शुरू कर देते हैं। तीनों लुटेरे हंसते हुए प्लान कर रहे हैं कि इन्हें कैसे खत्म किया जाए। तभी जंगल में अचानक ठंडी हवा बहने लगती है और अंधेरा और घना हो जाता है। बहुत हो गया, अब और नहीं। जैसे ही लुटेरे पीछे मुड़ते हैं, चाचा उनके सामने खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा होता है जिसे देखकर मनोज की सांसें रुकने लगती हैं। तुम लोगों ने कितनों को मारा, कितनों के घर उजाड़े, अब बारी तुम्हारी है। हवा तेज होती है, पेड़ हिलने लगते हैं और अचानक लुटेरों के चेहरे नीले पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। वे चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज हवा में खो जाती है और कुछ ही पल में लुटेरे जमीन पर गिरकर तड़पते हुए मर जाते। रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और आरिफ व मनोज घबराकर पीछे हटते हैं। तभी चाचा थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं और जैसे किसी अदृश्य धुएं में बदलकर उनका चेहरा बदलता है। अब वो चाचा नहीं, बल्कि एक 22 साल का लड़का है, याकूब। आसपास की हवा भारी हो जाती है, बारिश हल्की पड़ती है और याकूब अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है। डरो मत भाई, मैं इंसानों को डराने नहीं, बचाने आता हूं। मैं वो हूं जिसे इन लुटेरों ने कई महीने पहले मार डाला था। मेरा नाम याकूब था, दूध सप्लाई करता था उस चाय की दुकान में। उस रात मैंने इन्हें दुकान में बैठ के सुना था। ये प्लान कर रहे थे कि महादेव घाट से आने वाले ट्रक को कैसे लूटना है। मैं समझ गया कि ये लोग कई गाड़ियों का कत्ल कर चुके हैं, तो मैंने सोचा उस रात किसी को मरने नहीं दूंगा, इसलिए सड़क पर जाकर हाथ हिलाया। लेकिन ड्राइवरों ने मेरी बात समझ ली और गाड़ी निकाल ले गए। पर इन लुटेरों ने मुझे पकड़ लिया, कहा कि मैं मुसलमान हूं तो इनके साथ रहूंगा। पर मैंने कहा, सच्चा मुसलमान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बस उसी बात पर इन्होंने मुझे मार दिया और यहीं जंगल में दबा दिया। याकूब भाई, आप जैसे लोग ही दुनिया को इंसानियत सिखाते हैं। आज आपने हमें बचाया, आपका एहसान जिंदगी भर रहेगा। मेरी मुक्ति तभी होगी जब मेरा असली शरीर इस जंगल से निकालकर दफनाया जाएगा। तभी ये जंगल शांत होगा और किसी की जान नहीं जाएगी। अगले दिन सुबह आरिफ और मनोज सुरंगपुर पहुंचकर सीधे थाने जाते हैं। पुलिस जंगल में खुदाई करवाती है
लुटेरों के शवों के साथ याकूब के शरीर को भी निकाला जाता है और सम्मान पूर्वक दफनाया जाता है। उसके बाद महादेव घाट जंगल में फिर कभी कोई ट्रक गायब नहीं हुआ और लोग कहते हैं कि एक नेक रूह ने जंगल को बुराइयों से मुक्त कर दिया।